नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी त्रिवेदी एक बार फिर से हाजिर हूँ ओजांग सर के ब्लॉग के साथ और स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ओजांग टाइम्स में। भारत के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। जी हाँ, ये दर्शाता है कि भारत एक भाषाई विविधताओं वाला देश है। हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा देश की इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भारतीय भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, जो आज बढ़कर 22 हो गई है। इस भाषाई विविधता और संविधान के सर्वसमावेशी चरित्र के बावजूद हमारे देश में भाषाई विवाद समय समय पर उठता रहता है। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में कहा गया कि अब राजभाषा को देश की एकता का महत्वपूर्ण अंग बनाने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अन्य भाषाएं राज्यों के नागरिक जब आपस में संवाद करें तो वो भारत की भाषा हो और हिंदी देश की संपर्क भाषा बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी की स्वीकारता स्थानीय भाषाओं की नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए। इस प्रकार देश के गृह मंत्री के द्वारा हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। लेकिन गृह मंत्री के इस बयान के पश्चात अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया आने लगी। इसके अलावा कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी हिंदी विरोध के स्वर सुनाई दिए। ये सच है कि हिंदी के प्रभाव से अन्य भाषाई लोगों में एक तरह की अलग अलग आशंका विद्यमान रही है, लेकिन देश के कुछ दलों के द्वारा भाषाई विरोध को अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अन्यथा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे सभी राष्ट्रीय नेता और विचारक इस बात पर असहमत थे कि देश की एकता के लिए आवश्यकता है कि देश की एक संपर्क भाषा हो और ये कार्य हिंदी ही कर सकती है। स्वराज का तात्पर्य मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि भाषाई और वैचारिक स्वतंत्रता भी है। 1918 में महात्मा गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदी साहित्य समिति भवन की नींव रखते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प लिया था। वर्ष 1936 में गांधी और राजश्री टंडन की प्रेरणा से ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास गांधी को अपने प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत भी भेजा था। गांधी जी के प्रयत्नों से तमिलनाडु में हिंदी के प्रति ऐसा उत्साह प्रभावित हुआ कि प्रांत के सभी प्रभावशाली नेता हिंदी का समर्थन करने लगे। यही वो समय था जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जैसे नेता हिंदी के प्रचार को अपना भरपूर सहयोग दे रहे थे। बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के अहिंसा भाषी राजनेताओं ने हिंदी के विकास में अतुलनीय योगदान दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। महान समाज सुधारक केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार में लिखा कि यदि भाषा एक ना होने पर भारतवर्ष में एकता ना हो तो उसका उपाय क्या है। तिलक जी का विचार था कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी का समर्थन करते हुए नगरी प्रचारणी पत्रकारिता में उन्होंने लिखा था कि ये आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, ये तो उस आंदोलन का अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूँगा, जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक ही राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योंकि सबके लिए सामान्य भाषा राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण अंग है। आप किसी राष्ट्र के लिए लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय एक महान देशभक्त और प्रभावशाली पत्रकार थे। पंजाब में हिंदी के प्रचार का पूरा श्रेय लाला जी को जाता है। लाला जी की प्रेरणा से ही पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान मिला। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पुरुष के रूप में विख्यात पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम हिंदी प्रचारकों में बड़े आदर से लिया जाता है। ये उन्हीं का प्रोत्साहन, समर्थन और प्रेरणा थी जिसकी बदौलत हिंदी प्रशासन राजकाज की भाषा बनी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हिंदी को उचित स्थान दिलाने का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जाता है। उन्होंने ही भारतीय संविधान की भारतीय भाषाओं में परिभाषित कोश तैयार करवाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद से उन्होंने जो हिंदी की सेवा की उसका विशेष महत्व है। उनके कार्यकाल में सरकारी स्तर पर हिंदी को मान्यता मिली।
इसी प्रकार देश के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज की राष्ट्रभाषा हिंदी थी। महान विचारक और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रेरणाश्री अरविंद घोष हिंदी प्रचार को स्वाधीनता संग्राम का एक अंग मानते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी और राष्ट्रभाषा को लेकर व्यापक सहमति भी थी और इस बात पर भी लगभग सहमति बन गई थी कि देश की संपर्क भाषा हिंदी होगी। इसके बावजूद स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई विवाद में राजनीतिक और क्षेत्रीय असहमति का स्वरूप ले लिया। इसके कई कारण थे। देश विभाजन और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का भी भय था कि कहीं भविष्य में भाषा के नाम पर भी देश में अलगाववाद हावी न हो जाए। एक बार आंध्र प्रदेश की सरकार बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। यद्यपि इससे देश में राजनीतिक एकता को मजबूती मिली, लेकिन कहीं न कहीं इससे भाषाई असहमति को मजबूत किया गया। इसी प्रकार संविधान में प्रावधान किया गया था कि 1965 के पश्चात अंग्रेजी को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और सरकारी कामकाज की भाषा पूरी तरह से हिंदी हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर व्यापक राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया। खासकर तमिलनाडु में हिंदी का व्यापक विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप 1967 में भाषा कानून में संशोधन के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अंग्रेजी तब तक राजभाषा बनी रहेगी जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य इसे स्वीकार नहीं कर लेते। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और सरकार का यह दायित्व है कि वो हिंदी को और बढ़ावा देने का प्रयास करे। लेकिन सरकार के द्वारा हिंदी के विकास के लिए कदम उठाते हुए सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति में त्रिभाषी फॉर्मूले को अपनाने की बात कही गई, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि बच्चों को कम से कम 3 भाषाएं सिखाई जाए, एक मातृभाषा, दूसरी कोई भी एक भारतीय भाषा और तीसरी कोई भी एक विदेशी भाषा। इस नीति में ना तो ये कहा गया कि अंग्रेजी सीखने की अनिवार्यता है और ना ही हिंदी की अनिवार्यता की बात की गई। लेकिन कई राज्यों ने इस नीति पर भी घोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि वह किसी पर भी कोई भी भाषा थोप नहीं सकती, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। आज तकनीकी और इंटरनेट के युग में हिंदी का तीव्र गति से प्रचार और विकास हुआ है। आज हिंदी भाषा का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। आज फिल्म, साहित्य, कला, मीडिया जगत में हिंदी ने नई उड़ान भरी है। इस सब के बावजूद भी यदि कुछ राज्यों और नागरिकों को आशंका है कि उन पर हिंदी थोपी जा सकती है, तो इसके लिए यह आवश्यकता है कि उनकी आशंकाओं का समाधान किया जाए, क्योंकि भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है जहां सभी की भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत में यद्यपि भाषाई विविधता है, लेकिन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का विकास साथ साथ हो सकता है, क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं साझा इतिहास और मूल्य रखती हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभी भाषी भारतीयों में एक साथ संघर्ष करके देश आजादी और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र अपनी शेष अवस्था भाषाई विवादों में लहूलुहान हो चुका है, लेकिन अब हम परिपक्व लोकतंत्र हैं और ये सच भी है कि आज हिंदी धीरे धीरे देश के कोने कोने में फैल रही है। हिंदी को राष्ट्रीय संवाद वाली भाषा बनाया जाना चाहिए। तो ये ब्लॉग था ओजांग सर की कलम से। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।